हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फिरोज़ अली। वेलकम टू रीगल क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम जो है एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग के बारे में, क्योंकि मनी और बैंकिंग जो 6 नंबर की यूनिट है, तो उसमें से एक मनी के बारे में तो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। अब आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बैंकिंग के बारे में, जो लगभग 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। एक तो व्यापारिक बैंक, दूसरा केंद्रीय बैंक। अगर मैं बात करूं व्यापारिक बैंक क्या होते हैं सर? व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्था होती है जो लोगों से मांग जमा स्वीकार करती है बेटा। यानी जो भी आप पैसे जमा करते हैं बैंक के पास, वो मांग जमा के रूप में रख लेती है, यानी मांगने पर वो आपको दे देगी बेटा। दूसरी बात, इसी पैसे से जो पैसा आया है, इसी पैसे के बिहार पर वो जमानत के आधार पर दूसरे लोगों को क्या देती है? उधार देती है। यानी कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था का मतलब होता है जो पैसे में डील करती है, फाइनेंस में डील करती है। तो यानी कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था जो लोगों से मांग जमा के रूप में पैसा स्वीकार करती है और उसी लोग पैसे को क्या कर देती है? आगे उधार दे देती है, उसको कहा जाता है व्यापारिक बैंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सभी वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, सही या गलत? अगर मैं बात करूं कि केवल वित्तीय संस्था, पहले वित्तीय संस्था कहते हैं किसे बेटा? जो फाइनेंस में डील करती हैं, जो पैसे में डील करती हैं, जैसे आरबीआई हो गया, या फिर पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया। इसके अलावा और भी बैंक होते हैं, जैसे इसके बारे में बता रहा हूँ, नाबार्ड के बारे में बात हो गई। लेकिन सर वित्तीय संस्था, हर कोई वित्तीय संस्था बैंक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक के लिए कंडीशन है वो वित्तीय संस्था जो लोगों का पैसा मांग जमा के रूप में स्वीकार करती है और जमानत के आधार पर क्या देती है? उधार देती है। उसको ही हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं या व्यापारिक बैंक कहते हैं। समझ में आ गई हुई? ठीक है, तो इसका आंसर सभी वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। ऐसा गलत है, ये कथन क्या है? गलत है, रॉन्ग है। व्यापारिक बैंक पे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साख सृजन या मुद्रा सृजन भी जिसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन से आप क्या समझते हैं? अभी पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम आगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पर बेटा। सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। जब एक व्यापारिक बैंक अपनी नगद राशि के बदले में कई गुना उधार देता है, कितने गुना? कई गुना उधार देता है, तो इसी को कहा जाता है साख सृजन। क्या कहते हैं? साख सृजन। इसे साख सृजन भी कहते हैं और इसे मुद्रा सृजन भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछे साख सृजन से आप क्या समझते हैं या मुद्रा सृजन से क्या समझते हैं आप, तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो इसके कितने गुना उधार दे पाएगा, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं साख गुणक, क्रेडिट मल्टीप्लायर। साख गुणक 1 में CRR। CRR की फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, या इसको LRR भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये किसी भी व्यापारिक बैंक की उधार देने की कैपेसिटी बताता है। वो कैसे बताता है अभी हम इसको देखेंगे बाद में एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं साख सृजन के बारे में। किसके बारे में? साख सृजन के बारे में। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के सामने, पीएनबी बैंक। इसके पास डॉन ने 1,000 रुपये जमा करे। कितने जमा करे? 1,000 रुपये। तो नगद राशि कितनी आ गई इसके पास? 1,000 रुपये। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, उसमें से कुछ निश्चित अनुपात अपने पास रख लेता है नगद कोष की तरह। तो इन मैंने मान लेता हूं 10% रख रहा है बेटा। कितना परसेंट? 10%। तो 1,000 रुपये का 10% कितना होगा बताओ? 100 रुपये। 100 रुपये अपने पास रखकर और किसी को उधार दे देगा। एक और रिक्वायरमेंट है उधार की, तो एक अकाउंट ओपन करेगा और उसमें 1,000 में से 100 रुपये रख लिए अपने पास नगद के रूप में, और 900 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। किसके? ए के। पैसा आज भी बैंक के पास भी है, पास ही है दोनों कंडीशन में, बट अब किसके अकाउंट में पहुंच गई? एक अकाउंट में। ठीक, दूसरी बात, अब बात करते हैं बी भी आया पैसा लेने, उधार लेने के लिए। किसके पास? पीएनबी के पास। कहा जी बैंक हमें उधार दे दीजिए। बैंक ने कहा उधार तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अकाउंट खोलवा लिया इन्हें। अब बैंक के पास 900 रुपये भी बैंक के पास ही है, तो इसका 10% यानी कि 90 रुपये अपने पास रखकर बाकी कितने बचेंगे? 810 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। फिर सी आया, कहा जी उधार चाहिए। क्या? कोई दिक्कत नहीं, उधार मिल जाएगा, लेकिन आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। पैसे इस बैंक के पास ही हैं, इसका 10% निकालेगा 81 रुपये, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 729 रुपये। कितने? 729 रुपये। ऐसे करके एक व्यापारी बैंक अपनी नगद राशि के बदले में कई गुना उधार दे देता है। इसी को कहते हैं साख सृजन, या इसी को कहा जाता है मुद्रा सृजन। ये होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी बात को मैं टेबुलर फॉर्म में समझाता हूँ, ये प्रोसेस के फॉर्म में समझाता हूँ आपको।
1,000 रुपये आए बैंक के पास, ये 1,000 रुपये। अब बैंक क्या करता है, उसमें से कुछ परसेंट अपने पास रख लेता है। मैं मान रहा हूँ कितना, 10% वो अपने पास रख रहा है। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। 100 रुपये उन्होंने अपने पास रखे, बाकी कितने बचे, 900 रुपये। 900 रुपये का उधार दे देगा, किसके, एक को उधार दे दिया बेटा। अभी बैंक के पास जमा के रूप में तो बन जाएंगे, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए दोबारा से क्या बन जाएगी, जमा। इसका 10% दोबारा निकालेगा, कितना आएगा, 90 रुपये। फिर किसी को उधार दे देगा, किसको, बी को, कितने का, 810 रुपये का। बैंक के पास आज भी पैसा बैंक के पास ही है बेटा। फिर ये पैसे जैसे बैंक जब उधार देगा तो उधार के कैश में तो देगा नहीं, बल्कि अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। किस में ट्रांसफर कर देगा, अकाउंट में। तो 810 रुपये ने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, तो ये फिर दोबारा से क्या बन जाएगी, जमा बन जाएगी। फिर इसका 10% निकालेगा, कितना आएगा, 81 रुपये। और 729 रुपये किसी थर्ड पर्सन को क्या दे देगा, उधार देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। मतलब मैंने 3-4 स्टेप लिखे हुए यहाँ पर, लेकिन ये प्रोसेस लगभग कंटिन्यूस चलेगी बेटा, जब तक ये हमारे पास फंड है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कितने गुना उधार दे पाएगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको बेटा, साख गुणक को। इसको समझते हैं कि साख गुणक इज इक्वल टू द 1 अपॉन में CRR। अब इसको हम लिखते हैं साख गुणक इज इक्वल टू 1 अपॉन में CRR। और मैंने CRR कितना माना है, 1 अपॉन में 10%। 10% को सॉल्व करेंगे आप लोग, 1 अपॉन में 10/100। आपको पता है कि डबल अपॉन में है तो ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये नहीं हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 × 100। और फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 10 टाइम्स, यानी 10 गुना। इस यानी अगर मैं 10 गुना बताऊं कि यानी अपनी व्यापारिक बैंक जितने भी पैसे हैं उसको 10 टाइम्स उसके पास डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी इसका नगद राशि कितनी है इनके पास, 1,000 रुपये। कितनी, 1,000 रुपये डॉन वाली। इसका 10 टाइम्स निकालिए, कितना आएगा, 10,000 रुपये की जमा हो जाएगी। तो 1,000 रुपये की नगद थी, जमा कितनी बन गई, 10,000 रुपये की। उधार कितना दे पाएगा, 9,000 रुपये। कैसे निकाला सर आपने, 10,000 में से 1,000 रुपये गए, कितने बचे, 9,000 रुपये। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि 1,000 रुपये के बदले में बैंक जो है लगभग 9,000 रुपये का उधार दे देगा। और ये प्रोसेस मैंने आपको समझाई दिया है। इसी को कहा जाता है साख सर्जन की प्रक्रिया या साख गुणक की प्रक्रिया। आपके पूछ सकता है एग्जाम में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि साख सर्जन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम व्यापारिक बैंक पर ही जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, इस पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला, एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से द्वारा वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया समझाओ। यानी काल्पनिक एक कल्पना वाला अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने कितने का एग्जाम्पल लिया, 1,000 रुपये का। आप 100 का, 10,000 का ले सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखना इस बात का कि आप एग्जाम्पल ऐसे लेना जिसको आप सॉल्व कर पाएँ आसानी से। 1,000 को सॉल्व कर पाएंगे आप, इसके अलावा 100 को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी ऐसे नंबर लेना जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 4 नंबर के लिए आपको ये समझाना है, ठीक। फिर आपसे पूछेगा प्राथमिक जमा, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा। प्राथमिक जमाएं किसे कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है। सिंपल, जो जमाएं नगद राशि की वजह से बनती हैं, किसकी वजह से, नगद राशि की वजह से, उसी को कहा जाता है प्राथमिक जमाएं। यानी मेरे एग्जाम्पल में जो प्राथमिक जमाएं हैं वो कितने की है, 1,000 रुपये की, जो किसने जमा करी थी, मिस्टर डॉन ने, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीयक जमाएं क्या होती हैं सर। द्वितीयक जमाएं ऐसी जमाएं जो उधार की वजह से बनती हैं। एक बैंक वालों ने कितने का उधार दिया, 900, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, मांग जमा के रूप में बन गए। फिर 810 रुपये, फिर 729 रुपये। तो इनको कहा जाएगा द्वितीयक जमाएं। यानी ऐसी जमाएं जो किसकी वजह से बनती हैं, उधार की वजह से, उधार के कारण, उन जमाओं को कहा जाता है द्वितीयक जमाएं। समझ में आ गई इतनी बात। अगर मेरे एग्जाम्पल की बात करें तो 1,000 रुपये की राशि थी, प्राथमिक जमाएं, और 9,000 रुपये तक का उधार दे दिया बैंक वालों ने, कौन सी जमा कहलाएंगी, द्वितीयक जमाएं। अगर कुल जमाएं पूछेगी जी कुल जमाएं कितने की है, तो 9,000 रुपये की हो गई द्वितीयक जमाएं। प्राथमिक जमा कितनी हो गई, 1,000 रुपये की। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका, 10,000 रुपये का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया आपको, इस वाले का भी समझ में आ गया। चौथा ये था बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर आ रखा है, साख गुणक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण की क्षमता का निर्धारण करने में इसकी क्या भूमिका है, संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी साख गुणक के बारे में पूछ रहा है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है वो,
इसके बारे में। तो साख गुणक एक वो गुणक होता है जो एक व्यापारिक बैंक की उधार देने की क्षमता को बताता है। क्या बताता है कि कितना गुना उधार दे पाएगा एक व्यापारी बैंक, इसी को कहा जाता है साख गुणक। अब संख्यात्मक उदाहरण की बात कर रहा है तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या रफ कर सकता हूं मैं यहां से, इस पोर्शन को रफ कर देता हूं मैं। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन 5 का। मैंने CRR माना CRR 10% है। कितना परसेंट है? 10%। तो अब निकालते हैं साख गुणक। साख गुणक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में CRR, 1 अपॉन में 10/100। अभी सॉल्व करा था हम लोगों ने, 100 का मतलब ये होता है, और ये 1 अपॉन में 10 इंटू 100। फाइनल आंसर कितना है? 10 टाइम्स, यानी कितने गुना? 10 गुना। ठीक है। अब मैं पहले कितना माना मैंने? 10%। अब मैं मान लेता हूं, अब फिलहाल में अब माना CRR को बढ़ा देता हूं। कितना? 20% कर लेता हूं। ठीक है। फिर दोबारा साख गुणक निकालते हैं। 1 अपॉन में CRR, 1 अपॉन में 20% और 1 अपॉन में 20/100। ये 100 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा 20 पंजे 100। तो फाइनली आंसर आएगा कितना? 5 गुना, 5 टाइम्स। यानी जब एक व्यापारिक बैंक का CRR 10% था तो 10 गुना उधार दे पाएगा। ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, CRR के रूप में रखना पड़ेगा, तो वो उधार कितना दे पाएगा? 5 गुना। तो यही बात क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कही गई थी बेटा। ठीक है, पढ़ते हैं अब केंद्रीय बैंक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्यापारिक बैंक के बारे में, पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। पहले एक बारे में, एक लाइन में इसके बारे में कह दूं, प्रत्येक देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है जिसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, इंग्लैंड का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसको कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1694 के अंदर। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको कहा जाता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, 1913 के अंदर बेटा। और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम कह रहे हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कभी हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर। और इसको भारत का सबसे ऊंचा बैंक माना जाता है, एपेक्स बैंक माना जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बैंक है। दूसरी बात, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? RBI के पास। दूसरी बात, भारत के अंदर नोट जारी करने का एक अधिकार है कि किसके पास है? RBI के पास, यानी सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है। तो ये थी केंद्रीय बैंक की डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जो भारत का जो RBI है, सेंट्रल बैंक, उसके क्या क्या कार्य हैं, क्योंकि एग्जाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। पहला, नोट जारी करने का बैंक। भारत के अंदर 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर नोट जारी करने का एक अधिकार किसके पास होता है? RBI के पास। और मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, लास्ट वाली वीडियो में, बैंकिंग वाले के अंदर, मनी वाले के अंदर, कि भारत के अंदर अगर नोट जारी करना है तो सरकार ने उस पर MRS की कंडीशन लगा रखी है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, 200 करोड़ रुपए की वैल्यू। और दूसरा कार्य है करेंसी प्राधिकारी, यानी इशूइंग अथॉरिटी, जो पैसे को इशू करने की, करेंसी को इशू करने का जो अधिकार है, अथॉरिटी है, वो कौन है? RBI है। दूसरा, सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकार के लिए 3 तरह के कार्य करता है। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला, जो सरकारी विभाग है उनके खातों की व्यवस्था करता है, उनको अरेंजमेंट करना। ठीक है। दूसरा, सरकार के लिए प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करता है, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी अंडरटेकिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए शेयर्स को खरीदने बेचने का काम ही कौन करता है? RBI करता है। ओके सर। दूसरा, सरकार को सलाह मशवरा देने का काम करता है, यानी अगर इकोनॉमी के अंदर मंदी आ रखी है या तेजी आ रखी है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए सलाह मशवरा कौन देता है? RBI देता है। ओके। बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक क्यों कहा जाता है? इसके लिए एग्जांपल समझते हैं हम। ये RBI, ओके सर। इसके नीचे है PNB, SBI, SDFC। ओके। जो आम जनता है, जो पैसा डिपॉजिट करते हैं और उधार लेते हैं, वो किससे लेते हैं? व्यापारिक बैंकों से, यानी PNB से, SBI से, SDFC से। यानी आम जनता की जो लेन देन होता है वो किससे होता है? व्यापारिक बैंकों से। जबकि व्यापारिक बैंकों का लेन देन किससे होता है? RBI से। इसलिए तो उसको कहा जाता है बैंकों का बैंक। समझ में आ गई होगी बेटा बात। अब बात करते हैं पर्यवेक्षक भूमिका, सुपरवाइजिंग रोल। RBI क्या करता है? समय समय पर
जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनको गाइडलाइन जारी करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना का काम ही कौन करता है? आरबीआई करता है। इसलिए इसको कहा जाता है पर्यवेक्षी भूमिका, यानी सुपरवाइजरी रोल है किसका? आरबीआई का। और जैसे जिस तरह से आपके स्कूलों में इंस्पेक्शन होते रहते हैं समय समय पर, उसी तरह से जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका जो इंस्पेक्शन करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके सर। दूसरा, अंतिम ऋणदाता। क्या है? अंतिम ऋणदाता। क्या मतलब है सर इसका? आपातकाल की स्थिति, कोई इमरजेंसी का टाइम हो गया, ठीक है, व्यापारिक बैंक को कहीं से उधार नहीं मिल रहा। अगर व्यापारिक बैंक को उधार नहीं मिल रहा तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? उधार दे देगा उनको। किस आधार पर? जमानत के आधार पर। तो यही इसी को कहा जाता है अंतिम ऋणदाता। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं उधार नहीं मिलता तो उसको उधार देने का काम ही कौन करता है? आरबीआई। और मैं आपको पढ़ाई कर रहा हूँ आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं पहले ही। विदेशी विनिमय का संरक्षण, यानी कि डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, रियाल हो गया, या अलग अलग देशों की करेंसी को संभाल कर रखने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। सर क्यों? बेटा अगर किसी कंट्री से मुझे सामान खरीदने हैं, इंपोर्ट करना है, तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी, पाउंड की जरूरत पड़ेगी, रियाल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको संभाल कर रखने का काम ही कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक। दूसरी बात, समाशोधन गृह का कार्य। इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। ये है आरबीआई, ये एक व्यापारिक बैंक, ये दूसरा व्यापारिक बैंक। इसका नाम रखा हमने पीएनबी और इसका रखा हमने एसबीआई। आपस में इनके ट्रांजेक्शन होती रहती है, इधर उधर चेक जाते रहते हैं, पीएनबी के चेक एसबीआई के पास, एसबीआई के चेक पीएनबी के पास। अब ऐसे करने में क्या हुआ, इसकी पीएनबी को एसबीआई से 10,000 रुपीज लेने हैं। कितने? 10,000। और कितने देने हैं? देने हैं 7,000। कितने लेने हैं? पूरा टोटल अमाउंट कितना लेना है? 10,000 रुपये लेने हैं। और कितने देने हैं? 7,000 रुपये देने हैं। तो नेट में कह सकता हूं कि पीएनबी को नेट जो है 3,000 रुपये लेने हैं। किससे? एसबीआई से। अब फिजिकली ट्रांजेक्शन तो करेंगे नहीं है, इन दोनों का खाता किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा? एसबीआई के अकाउंट में से 3,000 रुपये माइनस करेगा, ठीक। वहीं पीएनबी के खाते में 3,000 रुपये प्लस करेगा। इसी को कहा जाएगा समाशोधन गृह का कार्य, क्लियरिंग हाउस का कार्य। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। दूसरा, साख का नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, यानी उधार को कम करना है या ज्यादा करना है, उसका काम कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी क्रेडिट कंट्रोल का मतलब केवल ये नहीं कि उधार को कम करना है, उधार को कम करना है या ज्यादा करना है, इसको करने का काम कौन करता है? आरबीआई। होपफुली ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको तब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।